Good morning students, welcome to our YouTube channel BD College School. Today we will read and explain third chapter Our Changing Earth of class 7th Geography. Let's start our video. First, the lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. जो लिथोस्फीयर है, स्थलमंडल है, वो काफ़ी जो प्लेट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी अनेक प्लेटों में विभाजित है, ठीक है, बटा हुआ है, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्थलमंडलीय प्लेट बोलते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं, स्थलमंडलीय प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। चलो एक फिगर के माध्यम से आप देख लीजिए कि लिथोस्फीयर जो प्लेट्स हैं वो कैसी दिखाई देती हैं। इस चित्र को देखिए। लिथोस्फेरिक प्लेट्स को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लिथोस्फीयर है वो अर्थ के किस पार्ट को, किस भाग को कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, जो सबसे पहला जो भाग है, जो आउटर सरफेस है अर्थ का, ठीक है, जो बाहरी सतह है अर्थ की, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, या फिर भूप्रपट्टी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये इतनी, इसकी जो मोटाई है इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। इसी सतह के ऊपर क्या होता है, जितने भी कंटिनेंट्स हैं, यानी कि जो हमारे महाद्वीप हैं वो, और जितने भी महासागर हैं वो इसी सतह के ऊपर आते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी हमारे समुद्र हैं और जितने भी हमारे महाद्वीप हैं इसी सतह के ऊपर टिके हुए हैं, जो सबसे बाहरी सतह है, ठीक है, अर्थ की, उसको क्या बोलते हैं, हम क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर क्रस्ट के बाद जो सतह आती है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है, क्रस्ट जिसके ऊपर टिकी हुई है, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि अब पृथ्वी के किस भाग को हम क्या बोलते हैं, स्थलमंडल बोलते हैं या फिर लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। जो इसकी सेकंड आउटर मोस्ट लेयर होती है, दूसरे नंबर पर जो सतह होती है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। और लिथोस्फीयर के ऊपर क्या टिकी होती है, आपकी क्रस्ट, और क्रस्ट के ऊपर जितने भी आपके ओशियन हैं और कंटिनेंट हैं ये टिके होते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ लेसन में बोला है कि जो लिथोस्फीयर है ये काफ़ी भागों में बटा हुआ है, अनेक प्लेट बटकर इससे अनेक प्लेट बन गई हैं, ठीक है। दूसरा चित्र देखते हैं हम, दूसरा फिगर देखते हैं हम। इस फिगर को देखिए आप, इस चित्र को देखिए आप, ये है ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट, ठीक है। ये देखो, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर है इंडिया, ठीक है, ठीक है। और जब देखो कोई भी कंटिनेंट है यानी कि महाद्वीप है वो किसके ऊपर टिका हुआ है, क्रस्ट के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है, यानी कि भूप्रपट्टी के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन जो क्रस्ट है यानी कि भूप्रपट्टी है वो किसके ऊपर टिका हुआ है, किसके ऊपर टिकी हुई है, लिथोस्फीयर के ऊपर। अगर लिथोस्फीयर ही टूटी हुई होगी तो क्रस्ट भी उसके अकॉर्डिंग ही हलचल करेगी, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये प्लेट्स हैं, ठीक है, ये आपकी प्लेट्स हैं, ये टूटी हुई है नीचे से, यानी कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये अलग अलग कलर से यहाँ पर दिखा रखे हैं। ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, और ये पैसिफिक प्लेट है, ठीक है। यानी कि जो आपकी लिथोस्फीयर है ये अलग अलग प्लेट्स के अंदर टूटी हुई है। जैसे ही इन प्लेट्स के अंदर हलचल होती है तो हमारे जो कंटिनेंट्स हैं और समुद्र, जो हमारे ओशियन हैं, ठीक है, इनके अंदर भी हलचल दिखाई देती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। आगे एक तीसरा आपको चित्र दिखाते हैं, ठीक है, जो कि एक हमारी पृथ्वी का ही है, राउंड शेप में, ठीक है, राउंड शेप में उसके अंदर शो कर रखे होंगे इन प्लेट्स को कि कैसे जो हमारी अर्थ है वो टूटी हुई है। देखिए इस चित्र में इस तरीके से जो हमारे अर्थ की लिथोस्फीयर है वो टूटी हुई है, और अर्थ की लिथोस्फीयर के ऊपर कौन से क्या है, अलग अलग कंटिनेंट्स आते हैं, ठीक है। अलग अलग कंटिनेंट की, अलग अलग महाद्वीप की और अलग अलग ओशियन की अलग अलग लिथोस्फेरिक प्लेट है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले चित्र में दर्शाया, दोबारा से देख लो। ये अलग क्या है, महाद्वीप है, इसकी अलग प्लेट है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट, ठीक है, इसकी अलग प्लेट है जो महाद्वीप है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की अलग प्लेट है, ठीक है। जैसे जैसे इन प्लेट्स के अंदर कुछ क्या होगा, हलचल होगी, इन महाद्वीप की स्थिति में भी बदलाव आएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है द चेंजिंग आवर
अर्थ, यानी कि हमारी बदलती पृथ्वी, ठीक है, वो कैसे बदलती है? समय समय के साथ इन प्लेट्स की जो स्थिति है उसके अंदर बदलाव आता रहता है और हमारे महाद्वीपों की और जो ओशियन है उनकी स्थिति भी बदलती रहती है, इसलिए ये लाइन यहाँ पर यूज की गई है। चलो आगे हमारा लेसन रीड करते हैं। नेक्स्ट है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव राउंड वेरी स्लोली। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो ये प्लेट्स हैं, ठीक है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो काफ़ी धीरे धीरे स्लोली क्या करती हैं? मूव करती हैं। जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर्स, कि हर एक साल बस थोड़ा बहुत मिलीलीटर, ठीक है, थोड़े बहुत मिलीलीटर, ठीक है, मिलीमीटर, सॉरी लीटर नहीं, मिलीमीटर्स, कि एक साल में बस कुछ ही मिलीमीटर ये अपनी जगह से सरकती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये किसके कारण होती है? ये मूवमेंट जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, लावा होता है अर्थ के अंदर, उसके कारण ये मूवमेंट होती है, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या नीचे क्या है कि अलग मैग्मा है, ठीक है। अगर उस मैग्मा के अंदर हलचल होती है तो मैग्मा क्या करता है? उन लिथोस्फेरिक प्लेट्स के अंदर भी हलचल पैदा करता है, और अगर लिथोस्फेरिक प्लेट्स के अंदर हलचल होगी तो ऊपर जो क्रस्ट के, ठीक है, ऊपर जो कंटिनेंट्स हैं, हमारे ओशियन हैं, उनके अंदर भी हलचल होगी, ठीक है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी, कि क्या है कि जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, लावा होता है, वो पृथ्वी के अंदर सर्कुलर यानी कि गोल गोल तरीके से घूमता रहता है, एक सर्कुलर पैटर्न में, मैनर में घूमता रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं उनके अंदर हलचल होती है, और लिथोस्फेरिक लेयर्स के अंदर या फिर प्लेट्स के अंदर अगर हलचल हुई तो फिर हमारे कंटिनेंट्स के अंदर और ओशियंस के अंदर भी हलचल होती है। आगे रीड करते हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे ही इन प्लेट्स के अंदर कुछ हलचल होती है तो इन्हीं के कारण हमारी जो पृथ्वी है उसके सरफेस में बदलाव आता है। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कॉज देम, कि जो अर्थ की जो मूवमेंट है वो फर्दर आगे डिवाइड की हुई है किसके बेस पर, कि जो फोर्स उसके ऊपर लग रहे हैं, ठीक है, कि जो अर्थ के अंदर जो फोर्स लग रहे हैं, फोर्स आ रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्टेंस में, उसके बिहाफ पर, उसके ऊपर अर्थ के जो मूवमेंट उसको दो भागों में, ठीक है, डिवाइड किया गया है। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेज एंड द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेज, ठीक है। यानी कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, या फिर हम एंडोजेनिक फोर्स कह सकते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह के पर उत्पन्न होते हैं यानी कि बाहरी सतह पर लागू होते हैं या फिर उत्पन्न होते हैं उन्हें हम बहिर्जनिक बल या फिर एक्सोजेनिक फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बताया है। आगे देखो, एक टेबल दी गई है, शो कर रखा है, अर्थ मूवमेंट, यानी कि जो अर्थ के अंदर जो मूवमेंट होती है, ठीक है, हलचल होती है, वो दो फोर्सेज के कारण होती है। एक एंडोजेनिक फोर्सेज यानी कि अंतर्जनित बल, और एक है एक्सोजेनिक फोर्सेज यानी कि बहिर्जनिक बल, ठीक है, बहिर्जनिक बल। अब एंडोजेनिक जो फोर्स है ये किस किस के कारण एग्जिस्टेंस में आता है? सडन फोर्सेज, डैस्ट्रोफिक फोर्सेज, ठीक है। सडन फोर्सेज में कौन से आते हैं? अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया, ठीक है। इनके कारण ये एंडोजेनिक फोर्सेज जनरेट होते हैं, ठीक है। और है सेकंड डायस्ट्रोफिक फोर्सेज, ठीक है, यानी कि पटल विरूपण बल बोलते हैं वैसे तो हिंदी में उसको, ठीक है। ये है पर्वत निर्माणकारी बल, ठीक है, उसके कारण ये एंडोजेनिक फोर्सेज पृथ्वी के अंदर लागू होते हैं, ठीक है, जिनसे अर्थ के अंदर मूवमेंट होती है। अब है सेकंड एक्सोजेनिक फोर्सेज, ठीक है, यानी कि बहिर्जनित बल। ये किसके, यानी कि बहिर्जनित बल कौन से हैं जिनके कारण पृथ्वी की सतह पर बदलाव आते हैं? फर्स्ट है इरोजिनल एंड डिपोजिशनल, यानी कि अपर्दन और निक्षेपण, ठीक है। अगर अपर्दन होगा और निक्षेपण होगा तो क्या होगा? जो पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है, ठीक है, उसके अंदर बदलाव आएगा। रिवर जब बहती है, कोई नई नदी का उद्गम होता है तो वो भी क्या करती है, जो पृथ्वी की बाहरी सतह है, स्थल है, उसके अंदर बदलाव लेके आती है। हवा भी बाहरी जो सतह है पृथ्वी की, ठीक है, उसमें बदलाव लेके आती है। और सी वेव जो
समुद्र की जो तरंगे होती हैं, ठीक है, वो भी बदलाव लेके आते हैं। ग्लेशियर्स जो हिमनद होते हैं वो भी पृथ्वी के बाहरी सतह में बदलाव लेके आने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ मूवमेंट है वो दो अलग अलग फोर्सेज के कारण होती है, एक एंडोजेनिक फोर्सेज और एक एक्सोजेनिक फोर्सेज। जो अंदर की तरफ जो फोर्सेज लागू होते हैं जिनसे पृथ्वी के अंदर बदलाव होता है वो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ें सारी अर्थ के गर्भ में होती हैं, ठीक है, अंदर की साइड होती हैं। और ये सारी की चीज़ें अर्थ के बाहर होती हैं जिनसे अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या होता है, बदलाव आता है। आगे रीड करते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेज समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट दैट अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। कि क्या होता है कि जो अंतर्जनित बल होते हैं कभी कभी एकदम से उनके अंदर गति उत्पन्न करते हैं, ठीक है, तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि वो एक जैसे ही मूवमेंट्स लेके आते हैं अर्थ के अंदर, ठीक है, कि कभी कभी तो उनके कारण जो मूवमेंट है अर्थ के अंदर वो ज़्यादा हो जाती है और कभी कभी अर्थ के अंदर जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे होती है। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज काज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। की जो सडन मूवमेंट होती है एकदम से अकस्मात जो मूवमेंट होती है उससे क्या होता है कि जो मतलब अकस्मात जो मूवमेंट होती है एकदम से जो मूवमेंट होती है ज़्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनोज के कारण होती है, ठीक है, ये आपको पता होगा। इससे जो डिस्ट्रक्शन है जो तबाही है पृथ्वी की सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा या फिर बहुत बड़े स्तर पर होती है, ठीक है। आगे है एक, अब वोल्केनो के बारे में डिस्क्राइब किया है। ए वोल्केनो इज ए वेंट या फिर हम वेंट को ओपनिंग बोलते हैं, ठीक है, इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। कि जो वोल्केनो होती है वो एक छिद्र होता है, ठीक है, किसके अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, जिसके थ्रो जिसके जरिए जो पिघला हुआ मटेरियल है, पदार्थ है, वो एकदम से बाहर निकलता है। कहाँ निकल आता है, पृथ्वी की सतह पर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो वोल्केनो क्या है, एक तरह से ओपनिंग है, ठीक है, एक छिद्र है जिसके माध्यम से जो पिघला हुआ पदार्थ है वो पृथ्वी की सतह पर या फिर भूपर पट्टी पर इरुप्ट होता है, निकल के आता है, ठीक है, एकदम से सडनली। आगे है सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। कि जब भी कभी जो लिथोस्फीयरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो सरफेस है जो पृथ्वी का, ठीक है, यानी कि अर्थ का, वो उसके अंदर वाइब्रेशन आ जाती है, ठीक है, हलचल होती है। द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल राउंड द अर्थ। की जो ये वाइब्रेशंस होती हैं, ये जो तरंगे होती हैं, ठीक है, ये पूरी पृथ्वी पर क्या कर सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं, यात्रा कर सकती हैं। आगे है दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। और इन्हीं वाइब्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। कि जहाँ से यानी कि क्रस्ट के अंदर, भूपर पट्टी के अंदर, ठीक है, ऐसा स्थान जहाँ से ये मूवमेंट, ये हलचल शुरू हुई, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। जहाँ से हलचल शुरू हुई उसको हम फोकस बोलते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। और फोकस के जस्ट ऊपर जो स्थान होता है, ठीक है, क्योंकि जो फोकस होगा वो कहाँ होगा, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के ऊपर होगा, ठीक है। और जो जगह होगी, जो स्थान होगा या फिर कोई शहर है, ठीक है, इस फोकस के जस्ट ऊपर, ठीक है, यानी कि आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं, ठीक है। इस चित्र में देखिए ये जो जगह है इसको हम फोकस बोलेंगे, ठीक है, जहाँ अर्थ क्रस्ट के अंदर हलचल हुई है, वाइब्रेशन हुई है, और इसके ठीक ऊपर, ठीक है, आउटर सरफेस अर्थ का जो बाहरी जो सतह है उसके ऊपर जिस बिंदु को जहाँ पर सबसे ज़्यादा हलचल नोटिस की गई है, दर्ज की गई है, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं, ठीक है। इस फिगर के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से आप ये बात समझ गए होंगे। आगे रीड करते हैं हमारा लेसन। नेक्स्ट है वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। कि जो वाइब्रेशंस होती हैं एपिसेंटर से बाहर की तरफ जाती हैं, ठीक है, यानी कि एपिसेंटर जो होता है, जो स्थान होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप के जो झटके हैं वो नोटिस किए जाते हैं, ठीक है, तो उनसे दूर जाते जाते वो किस फॉर्म में जाती हैं, वेव्स के फॉर्म में जाती हैं,
ठीक है। ये जो वाइब्रेशंस हैं वेव्स तरंगों की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, जो ज़्यादातर जो डैमेज होता है, ठीक है, वो कहाँ पर होता है, एपिसेंटर के नज़दीक होता है, ठीक है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर, और इसी एपिसेंटर से जैसे जैसे ये तरंगें दूर जाती जाएंगी, यानी कि फिर एपिसेंटर से दूर वाले स्थानों पर जो अर्थक्वेक होगा उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होती जाएगी। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो आज के जो वीडियो क्लास है हमने इस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है। आगे जो वीडियो क्लास होगी उसमें हम इसका रिमेनिंग पोर्शन रीड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।